नमस्ते दोस्तों, ये एक शानदार, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी है। वीर पृथ्वीराज, एक शूरवीर की अमर गाथा। एक बाल्यकाल और शिक्षा। राजस्थान की वीर भूमि अजमेर, जहां वीरों की कथाएं हवा में तैरती थीं, वहीं जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा, पृथ्वीराज चौहान। उनका जन्म राजा सोमेश्वर और रानी कपिला देवी के घर हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता और वीरता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। राजमहल के वातावरण में पले बढ़े पृथ्वीराज को न सिर्फ युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई, बल्कि उन्हें राजनीति, नीति, धर्म और साहित्य का भी गहन ज्ञान प्राप्त कराया गया। उन्हें संस्कृत, प्राकृत, गणित और तर्कशास्त्र का भी गहरा अध्ययन कराया गया। उनके गुरु आचार्य रामभद्र और योगाचार्य गिरिधर ने उन्हें आत्मबल, योग और मानसिक शक्ति का ज्ञान दिया। पृथ्वीराज बचपन से ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थे। एक बार जंगल में एक सिंह ने हमला किया तो उस नन्हे बालक ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। यह समाचार दूर दूर तक फैला और लोग पृथ्वीराज को बाल शूरवीर कहने लगे। उनका सबसे प्रिय मित्र बना चंद्रवरदाई, जो न केवल एक महान कवि था, बल्कि बाद में उनका राजकवि और सलाहकार भी बना। दोनों की मित्रता जीवन पर्यंत अटूट रही। दो वीरता की पहली पहचान। जब पृथ्वीराज मात्र 13 वर्ष के थे, तभी उनके पिता राजा सोमेश्वर का निधन हो गया। इतने कम उम्र में ही पृथ्वीराज को अजमेर की गद्दी संभालनी पड़ी। बहुतों ने सोचा कि बालक राजा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी योग्यता और सूझबूझ से सबको गलत साबित कर दिया। जल्दी ही उन्हें दिल्ली का सिंहासन भी मिल गया। उन्होंने अपनी बहादुरी से सीमावर्ती राज्यों को अपने अधीन किया और अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने गुजरात, मालवा और पंजाब की सीमाओं तक विजय पताका फहराई। कई पड़ोसी राजा पृथ्वीराज के बढ़ते साम्राज्य से घबरा गए। एक बार दिल्ली की सीमाओं पर एक शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया, पर पृथ्वीराज ने ऐसी युद्ध नीति अपनाई कि वह राजा युद्धभूमि में बंदी बना लिया गया। लेकिन पृथ्वीराज ने उसे क्षमा करके अपने महान चरित्र का परिचय दिया। यही वह काल था जब पृथ्वीराज की वीरता का डंका पूरे भारतवर्ष में बजने लगा। उन्हें राजा शिरोमणि, रणधीर और विक्रमादित्य जैसे उपाधियां मिलने लगी। 3. संयोगिता और प्रेम। पृथ्वीराज की वीरता जितनी प्रसिद्ध थी, उतनी ही चर्चित थी राजकुमारी संयोगिता से उनकी प्रेम कथा। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। वह रूपवती, विदुषी और साहसी थीं। उन्होंने पृथ्वीराज के वीरतापूर्ण कारनामों की कथाएं सुन रखी थीं और मन ही मन उन्हें अपना जीवन साथी मान चुकी थीं। दूसरी ओर जयचंद और पृथ्वीराज में राजनीतिक तनाव था। जयचंद नहीं चाहता था कि संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज से हो। उसने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सारे बड़े राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को अपमानित करते हुए निमंत्रण नहीं भेजा। स्वयंवर में जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर उसे द्वारपाल के स्थान पर रखवाया, जिससे उनका अपमान और भी बढ़े। लेकिन संयोगिता के मन में पृथ्वीराज के लिए आदर और प्रेम प्रबल था। स्वयंवर के दिन उसने माला उठाई और जाकर सीधे उस मूर्ति को पहनाई। ठीक उसी समय पृथ्वीराज छुपकर अपने घोड़े पर चढ़े आए और संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर भाग निकले। यह घटना इतिहास में प्रेम और साहस का प्रतीक बन गई। जयचंद का अपमान चरम पर था और उसने मन ही मन प्रतिशोध की ठान ली। 4. दिल्ली का शासन और न्यायप्रिय राजा। दिल्ली का सम्राट बनने के बाद पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन किया। वह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय और जनता के कल्याण हेतु समर्पित राजा भी थे। उनके शासन में सभी धर्मों को समान अधिकार था, कोई भी अन्याय नहीं कर सकता था। उन्होंने व्यापार, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया।
काव्य और कला के संरक्षक बनकर उन्होंने कई विद्वानों को अपने दरबार में सम्मानित किया। चंद्रवरदाई जैसे महान कवि की रचनाएं इसी काल में प्रस्फुटित हुईं। पृथ्वीराज का दरबार विद्वानों, मंत्रियों और योद्धाओं से सुसज्जित था। वे खुद हर युद्ध नीति में भाग लेते और सेना का नेतृत्व करते। उनका साम्राज्य उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा। लेकिन इस सुनहरे काल की छाया में एक बड़ा संकट धीरे धीरे आकार ले रहा था, मोहम्मद गौरी। 5 मोहम्मद गौरी से संघर्ष। पश्चिम से लगातार बढ़ रहे इस्लामी आक्रमणों ने भारत की सीमाओं पर खतरा उत्पन्न कर दिया था। मोहम्मद गौरी, जो गजनी का सुल्तान था, उसने भारत पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा पाल ली थी। पहला युद्ध तराइन 1191। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज से युद्ध किया। पृथ्वीराज ने एक सशक्त सेना संगठित की और गौरी की सेना को ऐसी शिकस्त दी कि वह जान बचाकर भागा। इतिहास में यह लिखा है कि गौरी को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी राजधर्म का पालन करते हुए उसे क्षमा कर दिया और मुक्त कर दिया। इस दया भाव ने बाद में भारत के लिए भारी मूल्य चुकवाया। दूसरा युद्ध तराइन 1192। अगले ही वर्ष गौरी ने एक नई योजना बनाई। उसने अफगानी और तुर्की सेनाओं के साथ मिलकर दोबारा आक्रमण किया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया। पृथ्वीराज के सेनापति हर जगह वीरता से लड़े, लेकिन कुछ हिंदू राजाओं की गद्दारी ने युद्ध का परिणाम बदल दिया। पृथ्वीराज की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई को गजनी ले जाया गया। 6 अंत नहीं, अमर गाथा। गजनी में बंदी बनाकर पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया, पर उनकी आत्मा अडिग थी। गौरी ने उन्हें अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया, पर पृथ्वीराज ने कभी हार नहीं मानी। चंद्रवरदाई, जो उनके साथ थे, ने एक योजना बनाई। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज से कहा, तू इतना बड़ा धनुर्धर है, एक बार अंधा होकर भी तीर चलाकर दिखा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को इशारा दिया और कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने अपने कानों से दिशा पहचानी और ऐसा तीखा बाण चलाया कि गौरी वहीं ढेर हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को देखा और अपनी वीरगति को प्राप्त किया। उन्होंने मृत्यु को अपनाया, लेकिन अपनी शौर्यगाथा को अमर कर दिया। उपसंहार। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक युग का प्रतीक थे, साहस, प्रेम, निष्ठा और वीरता का प्रतीक। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। उनकी कहानी आज भी भारत की मिट्टी में गूंजती है, लोकगीतों में गाई जाती है और हर बच्चे को सिखाती है, मत चूको चौहान।